पाचक ग्रंथियाँ। देखो पाचक ग्रंथियों के बारे में अपन को ध्यान रखना है। ये 3 प्रकार की होती है। पाचक ग्रंथियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? लार ग्रंथि, दूसरी यकृत, तीसरी अग्नाशय। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। पाचक ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत और कौन सी है? अग्नाशय। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती है। अब लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में जानना है। यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। यह ग्रंथि क्या करती है? मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल है। लार क्या है? एक सिरमी तरल है तथा एक चिपचिपानुमा श्लेष्मा का मिश्रण होती है। लार ग्रंथि के बारे में क्या ध्यान रखना है? यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल है तथा चिपचिपानुमा श्लेष्मा का मिश्रण होती है। लार क्या होती है? यह ग्रंथि मुंह में लार लार ग्रंथि के बारे में, यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है तथा लार एक सिरमी तरल तथा चिपचिपानुमा श्लेष्मा का मिश्रण होती है। लार में मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांत, मुख, गुहिका व जीभ की सफाई करते हैं तथा दांत, मुख, गुहिका व जीभ की क्या करना? सफाई करना। दांत, मुख, गुहिका व जीभ की क्या करना? सफाई करना है। ये इसका पूरा ध्यान रखना। आगे, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो टाइलिन एमाइलेज, दूसरा है लाइसोजाइम। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उनके नाम याद रखने अपने। एक तो है कर्णपूर्व, अधोजंब, अधोजीवा। लार ग्रंथि कौन कौन सी? कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजीवा। ये 3 लार ग्रंथि होती है, यानी 3 जोड़ी होती है और वैसे 6 होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। लार में टाइलिन एमाइलेज व लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एमाइलेज और लाइसोजाइम 2 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आगे, यकृत या फिर लीवर। यकृत या फिर इसी को बोलते हैं लीवर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? जिगर। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसका वजन कितना होता है? 1.2 से 1.3 किलो होता है। इसका वजन कितना होता है? 1.2 से 1.3 किलो होता है। इसका वजन 1.2 से 1.3 किलो होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, इसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? त्वचा कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा है। इसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणीय अंग है। डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणीय अंग है तथा इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। यह डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणीय अंग है। डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणीय अंग है तथा इसका अधिकतम वजन कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणीय अंग है तथा इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। आगे, यह शरीर में डायफ्राम तनपुट के नीचे दाईं तरफ पाया जाता है। यकृत का निर्माण यकृत पालिकाओं द्वारा होता है। यकृत का निर्माण यकृत पालिकाओं द्वारा होता है जो कि यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत का निर्माण यकृत पालिकाओं द्वारा होता है जो कि यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत लीवर से पित्त रस का स्रवण होता है। पित्त रस का स्रवण होता है जो पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है।
लीवर से क्या होता है, यकृत से पित्त रस का स्रावन होता है जो पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। अब देखो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनेसिस। यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजीनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनेसिस। ठीक है, अगर उल्टा कर देंगे तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस उल्टा हो जाएगा। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजीनेसिस। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। पित्त रस के बारे में अगला पॉइंट, इसकी पीएच कितनी होती है, 7.5 से 8.5 के बीच होती है पित्त रस की पीएच। 7.5 से 8.5 पित्त रस। प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय हो गया। इस पित्त रस में कौन कौन से वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। पित्त रस में कौन से वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। पित्त रस में वर्णक होते हैं बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। पित्त रस वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है। पित्त रस वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है तथा वसा का पाइसीकरण करता है। वसा का पाइसीकरण करता है। लीवर में कौन सा विटामिन ए, डी और B12 का संग्रहण करता है। लीवर विटामिन ए, डी और B12 का क्या करता है, संग्रहण करता है। ए, डी और B12 का संग्रहण करता है विटामिन। पित्त रस पीएच कितनी होती है, 7.5 से 8.5। प्रकृति दुर्बल क्षारीय। वर्णक कौन सा होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है। वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है तथा वसा का पाइसीकरण करता है। वसा का पाइसीकरण करता है। लीवर में क्या होता है, विटामिन ए, डी व B12 का संग्रहण करता है। लीवर में विटामिन ए, डी व B12 का संग्रहण करता है। पित्त रस पीएच कितनी होती है, 7.5 से 8.5। प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय। वर्णक कौन सा होता है, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। पित्त रस वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है तथा वसा का पाइसीकरण करता है। लीवर में विटामिन ए, डी व B12 का संग्रहण करता है। लीवर ओनिथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। लीवर ओनिथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। लीवर किसके द्वारा, ओनिथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। लीवर ओनिथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। ओनिथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। इसलिए लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला या रासायनिक शाला कहते हैं। लीवर को क्या बोलते हैं, मानव शरीर की प्रयोगशाला या रासायनिक शाला कहते हैं। लीवर ओनिथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है, इसलिए लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला या रासायनिक शाला कहते हैं। लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। लीवर हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीनों का निर्माण करता है। हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीनों का निर्माण करता है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी, उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। लीवर में पित्त रस का क्या होता है, निर्माण होता है और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय यकृत के अवतल में होता है। पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत के अवतल में। यकृत के अवतल में मतलब इस जगह अवतल में स्थित होता है। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है तथा स्त्रवण यकृत से होता है। पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है, पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में और पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यहाँ से पित्ताशयी नलिका द्वारा पित्त ग्रहणी में चला जाता है। यहाँ से पित्ताशयी नलिका द्वारा पित्त रस कहाँ चला जाता है, ग्रहणी में चला जाता है। लीवर विषाक्त भोजन को अविषाक्त बनाता है। लीवर क्या करता है, विषाक्त भोजन को अविषाक्त बनाता है। लीवर में ही औषधियों का क्या होता है, लीवर में ही औषधियों का पाचन होता है। लीवर में ही औषधियों का पाचन होता है। फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु का भक्षण लीवर में होता है। फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु का भक्षण होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में स्थित कुफर कोशिकाएं मृत आरबीसी का भक्षण करती है। लीवर में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं,
कुफर कोशिकाएं मृत आरबीसी का क्या करती है? भक्षण करती है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है और इसकी जगह प्लीहा भी ऑप्शन आता है, प्लीहा। लीवर में स्थित कुफर कोशिकाएं मृत आरबीसी का क्या करती है? भक्षण करती है। लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये मोस्ट है। पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता किस में होती है? पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता किस में होती है? लीवर में। लीवर में पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता होती है। लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। लीवर में सिरोसिस रोग शराब पीने से होता है। लीवर में सिरोसिस रोग शराब पीने से होता है। लीवर में सिरोसिस रोग शराब पीने से होता है। लीवर में सिरोसिस रोग शराब पीने से होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में घुलनशील विटामिन डेका। कौन से? डेका का यकृत संश्लेषण यकृत में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? डेका, DEKA का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अग्नाशय ग्रंथि या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि या फिर इसी को बोलते हैं पैनक्रियाज ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 इंच लंबी होती है तथा यू आकार की होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसकी लंबाई 6 से 8 इंच लंबी होती है तथा यू आकार की होती है।